नमस्कार लोगों को ग्रुप एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना ये पार्ट थर्ड का जो चैप्टर आगे चल रहा था मेथड सेकंड भारतीय यूरोपीय का आगमन, इसमें अपन ने जो पढ़ा था पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, देन फ्रांसीसी और स्वीडन। तो पुर्तगाली अपन ने टॉपिक चल रहा था। पुर्तगाली में अपन ने पिछली वीडियो के अंदर जो पढ़ा था पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, वास्को डी गामा, लूना डी लूना, डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, अल्फांसो, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। जो अपना अगला टॉपिक है उसमें पुर्तगाली में जो अपना रह रहा था वो ये था कि कोर्टेज आर्मोडा क्या था, कोर्टेज आर्मोडा क्या था, कोर्टेज आर्मोडा। कोर्टेज आर्मोडा हिंदी पुर्तगाली, कोर्टेज आर्मोडा क्या है, पुर्तगाली में हिंद महासागर से, पुर्तगाली में हिंद महासागर से, पुर्तगाली में हिंद महासागर से होने वाले पुर्तगाली में हिंद महासागर से होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने, व्यापार को नियंत्रित करने, व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर लगने और उस पर कर लगाने का प्रयास करें, और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। इसके लिए वे व्यापारियों को कोर्टेज परमिट देते, इससे वे व्यापारियों को कोर्टेज या परमिट देते थे, जिसके पीछे आर्मोडा का बल होता था, जिसके पीछे आर्मोडा का बल होता था। इसी को कोर्टेज आर्मोडा कहते हैं। इसी को कोर्टेज आर्मोडा। तुम्हारे जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूछा भी जा सकता है कोर्टेज आर्मोडा क्या है। तो कोर्टेज आर्मोडा पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। इससे वे व्यापारी को कोर्टेज या परमिट देते थे, व्यापारी को कोर्टेज या परमिट देते थे, जिसके पीछे आर्मोडा का बल होता था। इसी को कोर्टेज आर्मोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्टेज आर्मोडा। आगे है अपना काफिला व्यवस्था। क्या है? काफिला व्यवस्था।
काफिला व्यवस्था। 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए काफिले व्यवस्था आरंभ की। काफिला व्यवस्था प्रारंभ की। इसके तहत स्थानीय व्यापारियों व्यापारिक जहाजों का छोटा सा इसके तहत स्थानीय व्यापारिक जहाजों का छोटा सा काफिला होता है। छोटा सा काफिला होता था जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। इसके संरक्षक बेड़े के दो कार्य थे। संरक्षक बेड़े के दो कार्य थे। नंबर 1, जहाजों की समुद्री डांगों से रक्षा करना। एक तो जहाजों की समुद्री डांगों से रक्षा करना। दूसरा था यह सुनिश्चित करना कि इसमें कोई जहाज पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर जा पाए। और दूसरा क्या, इसमें कोई पुर्तगाली बाहर जाकर व्यापार तो नहीं कर रहा है। यानी कि इसके जो काफिला व्यवस्था थी कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए काफिला व्यवस्था आरंभ की थी। और इसके तहत स्थानीय व्यापारिक जहाजों का एक छोटा सा काफिला होता था जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़े के साथ चलता था। इस संरक्षक बेड़े के दो कार्य थे। एक तो जहाजों की समुद्री डांगों से रक्षा करना और दूसरा कोई पुर्तगाली जहाज बाहर जाकर व्यापार तो नहीं कर रहा।
इस प्रकार ये जो कार्बन व्यवस्था थी ये पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई, पुर्तगालियों द्वारा चलाई गई थी। अब है अपना पुर्तगालियों के पतन के कारण। पुर्तगालियों के पतन के कारण, पतन के कारण, पुर्तगालियों के पतन के कारण। नंबर 1, अल्बुकर्क के निर्बाध उत्तराधिकारी। अल्बुकर्क के निर्बल उत्तराधिकारी, यानी कि अल्बुकर्क के बाद में जितने भी उत्तराधिकारी हुए, लूना डेलूना है, अल्फांसो डिसूजा है, ये जो शासक थे ये सब अयोग्य शासक थे। और अयोग्य शासक होने के कारण पुर्तगालियों को लंबे समय तक सही रूप से शासन नहीं चला पाए और एक जो ढांचा था पुर्तगालियों को कमजोर पड़ गया और उसके बाद पतन हो गया। नंबर 2, दोषपूर्ण प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था, यानी प्रशासन के अंतर्गत यदि दोष आ जाता है, प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चल सकता है, यानी जनता की भलाई का कार्य नहीं किया जा सकता, तो निश्चित है जो प्रशासन में जो कमियां आ जाती है इसकी वजह से जो लंबा पूरा ढांचा होता है वो कुछ समय बाद ही लड़खड़ा जाता है और लड़खड़ाने के बाद उसकी समाप्त हो जाता है। अयोग्य शासक होने की वजह से ये प्रशासन का जो ढांचा सही रूप से नहीं चल सकता। धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता की, असहिष्णुता की धार्मिक असहिष्णुता की स्थिति इसका पुर्तगालियों का पतन का कारण है। सीमित साधन, यानी उनके पास जो लड़ने के जो साधन थे वो सीमित थे, जबकि और यूरोपीय की तुलना में वो अच्छे और मजबूत थे। नंबर 5, यानी मुगल शक्ति का विस्तार। मुगल शक्ति का विस्तार, यानी मुगल शक्ति का विस्तार जब बढ़ता जा रहा है, मुगल शक्ति अपना साम्राज्य का ढांचा बढ़ाती जा रही थी, तो मुगल साम्राज्य शक्ति क्या विस्तार कर रही थी। उधर जैसे बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, तो इस प्रकार अपनी शक्ति का विस्तार करती जा रही थी। इससे क्या हुआ कि उनका सीमित जो साधन थे वो कमजोर पड़ते जा रहे थे। मराठों का उत्थान, अगला है छठा, मराठों का उत्थान, यानी जो दक्षिण भारत की जो मराठा जाति थी वो भी धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही थी और मराठों को उत्थान की वजह से भी इन पुर्तगालियों को जो साम्राज्य विस्तार था वो ज्यादा दूर तक नहीं फैला। अगला यूरोपीय प्रतिद्वंदिता कानून, यूरोपीय प्रतिद्वंदिता का आगमन। यूरोपीय प्रतिद्वंदिता का आगमन, यानी यूरोपीय प्रतिद्वंदी, जैसे मैंने भी बताया था पुर्तगाली आए तो डच अपने साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, इधर अंग्रेज कर रहे थे, डेन कर रहे थे, फ्रांसीसी कर रहे थे, स्वीडन कर रहे थे, तो इसमें क्या अनेक यूरोपीय शक्ति ने अपना साम्राज्य विस्तार करा, तो इसकी वजह से पुर्तगाल को अपना साम्राज्य स्थापित अच्छी तरह नहीं कर। अगला स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार, स्पेन का पुर्तगाल
पर अधिकार, यानी स्पेन ने पुर्तगाल पर अपना अधिकार जमा लिया। इसकी वजह से ये थोड़ी पुर्तगालियों से पकड़ के कारण। अब है अपना अगला तो चल रहा था क्या पुर्तगाली समाप्त होने के बाद में डच कौन सी जाति थी? डच। डच स्वतः ही एक व्यापारिक जाति थी और प्रारंभ से डच व्यापार करने के लिए निश्चित बंदरगाह पर आने वाले ऐसे देशों के माल को अपने जहाजों पर लादकर अन्य देशों में न्याय ले जाते थे। जो पुर्तगाली थे वो लिस्बन बंदरगाह से अपने व्यापार के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए ले जाएंगे। और ये अच्छे नाविक भी थे, इसीलिए इनको रास्ते को भी पता था। तो इसी प्रकार ये अपने व्यापार के स्थान से दूसरे स्थान पर लाए ले जाएंगे। 1580 ईस्वी स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय, स्पेन का शासक फिलिप द्वितीय द्वारा पुर्तगाली व्यापार पर अधिकार है। स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय द्वारा पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया। जब पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया तो पहले डच पुर्तगाल के अंतर्गत अपना व्यापार करते, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो डच थे अब जब पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया तो ये अन्य देशों की ओर जाने लगे। तो कुछ दूसरे जैसे जनमार्गों की ओर चले गए थे। तब कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में, समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में रहने के कारण ये बहुत अच्छे नाविक भी थे और समुद्र तटवर्ती क्षेत्र की वजह से इसी जलमार्गों को भी उनको पता था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अन्य देशों के साथ जो कठिनाई महसूस की थी, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने व्यापार शुल्क का व्यापार शुरू करने लगे। और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के बाद में ये क्या 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोना ले लिया। डचों ने पुर्तगालियों से क्या ले लिया? अम्बोना ले लिया। अम्बोना किससे ले लिया? 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोना ले लिया। और धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज पर उन्होंने हटाकर 1619 में क्या हुआ? धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज यानी कि इंडोनेशिया पर क्या अपना अधिकार जमा लिया और उसके खंडरों पर 1619 ईस्वी में उसके खंडरों पर इन्होंने क्या किया? बेटविया नामक नगर बसा। बेटविया नामक नगर बसा। कब बसा? 1619 में। यानी कि जो मसाला द्वीप पुंज इंडोनेशिया को उन्होंने वहां से हटाकर 1619 ईस्वी में बेटविया नामक नगर बसा। और व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर डचों ने भारत के कोरोमंडल तट पर और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। डचों ने भारत में सबसे पहले 1605 ईस्वी
ईस्वी में कहां पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की, मछलीपट्टनम में। कहां पर की थी? मछलीपट्टनम में। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना। प्रथम डच कारखाना 1605 ईस्वी में डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी। और इसके बाद में 1610 ईस्वी में पुलिकट, इसके बाद में 1616 ईस्वी में सूरत में, इसके बाद 1641 ईस्वी में विमलीपट्टनम, विमलीपट्टनम 1645 ईस्वी में कारीगल, 1653 ईस्वी में चिंचूरा, 1663 ईस्वी में कोची, और 1653 ईस्वी में कासिम बाजार, बड़ा नगर, बालासोर, नागपट्टनम। कासिम बाजार, बड़ा नगर और नागपट्टनम। बड़ा नगर, नागपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठियां खोली। डच भारत में नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। यानी कि डचों ने अपने 1607 में प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली, 1610 में पुलिकट में खोली, 1616 में सूरत में, 1647 में विमलीपट्टनम में, 1645 में करिकाल में, 1653 में चिंचोरा में, 1653 में ही उन्होंने कासिम बाजार, बड़ा नगर, नागपट्टनम में, 1663 में कोची में अपनी व्यापार कोठी खोली। नील, सोरा और सूती वस्त्र का वो निर्यात करते। प्रारंभ में डच और अंग्रेजों के संबंध काफी अच्छे थे, मधुर थे, लेकिन बाद में प्रतिद्वंद्विता के कारण दोनों में शत्रुता बढ़ती और एक दूसरे के शत्रु। 1623 ईस्वी में डचों ने पूर्वी द्वीप समूह से अंग्रेजों को भगाने के लिए अम्बोइना में अंग्रेजों की हत्या कर दी। इससे उनमें इस भीषण रक्तपात के द्वारा अंग्रेजों के संबंध में कटुता आ गई और अंत में 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? डचों प्लस अंग्रेजों के मध्य। इसमें डचों की पूर्ण रूप से पराजित हो गई और डचों की जो शक्ति थी वो
समाप्त हो गई। तो बेदरा का युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने भारत पर अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर डचों की शक्ति को नष्ट कर दिया। अब है डचों के पतन के कारण। डचों के पतन के कारण, डचों के पतन के कारण पहला है मसालो द्वीप पर अधिक ध्यान देना। मैसाला द्वीप पर अधिक ध्यान देना, यानी उन्होंने मसाला द्वीप पर अधिक ध्यान दिया, इसकी वजह से आधे क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे सके, इसके लिए पतन का कारण। अंग्रेजों की तुलना में नौ सैनिक शक्ति कमजोर है। अंग्रेजों की तुलना में नौ शक्ति कमजोर होना, नंबर 3 अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति। अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति। नंबर 4 बिगड़ती आर्थिक स्थिति। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। और नंबर 5 डचों ने भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के साथ गंभीर प्रतियोगिता रही। डचों ने भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के साथ गंभीर प्रतियोगिता नहीं की। गंभीर प्रतियोगिता नहीं की, यानी डचों के पतन का मसाला द्वीप पर अधिक ध्यान देने में और क्षेत्रों पर ध्यान देते, जो सबसे ज्यादा मसाला द्वीप पर ज्यादा ध्यान। अंग्रेजों की तुलना में नौशक्ति कम, जो नौशक्ति जो यहाँ जो माल ले जाया करते थे उसकी तुलना में शक्ति जो थी वो कमजोर थी, अत्यधिक केंद्रीकरण है। इन्होंने केंद्र पर ज्यादा ध्यान दे, बाकी क्षेत्रों पर उन्होंने ध्यान नहीं। बिगड़ती आर्थिक, यानी कि आर्थिक स्थिति, आर्थिक जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे उनकी बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से उनका पतन। डचों ने भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी के साथ कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं की, उनकी शक्ति को उन्होंने जायजा नहीं किया। यदि उनकी शक्ति को उनको जायजा करते तो उनको पता होता कि उनकी शक्ति इतनी अच्छी कमजोर है कि ज्यादा अच्छी मजबूत है, तो उससे हमको पता लग जाता, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके उसका पतन का कारण बना।